अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी से सवाल। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ नजम सेठी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, विद द पैसेज ऑफ टाइम जितना पहले और बहुत से चैलेंजेस थे पाकिस्तान के लिए, सर फहरिस्त में टेररिज्म था, लेकिन हमने देखी इमरजेंस ऑफ सोशल मीडिया और उसके बाद फिर पाकिस्तान में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इन दोनों का यही कहना होता था कि दहशतगर्दी डिजिटल भी फैल रही है, सोशल मीडिया के ज़रिए भी फैल रही है। और यही वजह है कि इमरान खान साहब जब इक़्तिदार से बरतरफ किए गए तो उन्होंने सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाया। पहले से उनकी ताकत थी। 2013 में तो ये भी कहा जाता था कि वो सोशल मीडिया के वज़ीर-ए-आज़म है या ट्विटर के वज़ीर-ए-आज़म उन्हें कहा गया, तंज़ किया गया उनके मुखालिफिन की जानिब से। लेकिन इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को इन अ वे दीवार से लगा के सोशल मीडिया के ज़रिए बड़े अरसे तक रखा। जब से इमरान खान साहब बेदखल किए गए हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, मुतादिद बार ऐसा हुआ कि हुकूमत भी तिलमिला गई, इस्टेब्लिशमेंट भी। हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट को लेकर इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से बहुत से ट्वीट्स किए गए, तब जाके एक JIT बनी थी, लेकिन गो स्लो पॉलिसी थी। हमने 1 साल हो गया। हाँ, जुलाई में बनी पिछले साल, और उसके बाद हमने देखा कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई। यकदम वो एक्टिवेट हुई है अभी माजी करीब में, ज़्यादा दिन नहीं हुए, मार्च के महीने में ही उसका इजलास तलब किया गया, फिर नोटिस जारी किए गए, इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, और सभी जो बड़े रहनुमाए चेयरमैन हैं, ये सेक्रेटरी इत्तलात हैं, सबसे इन्वेस्टिगेशन बड़े बड़े लंबे आवर्स तक उनसे पूछगछ की गई। रऊफ हसन साहब को भी बुलाया गया। अब इंकिशाफात करार दिया जा रहा है इन बातों को कि अलीमा खान साहिबा ये बता रही हैं JIT के में जाके, और ये सोर्सेस कोट किए जा रहे हैं कि उनका ये कहना है कि वो कन्वे करती है मैसेजेस बैरून मुल्क, और वहाँ 2-3 नाम उन्होंने जो पहले भी खबरों में रहते हैं उनको वो कन्वे करती हैं और वो आगे ये फैलाते हैं। 3 अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनमें PTI ऑफिशियल है, तहरीक इंसाफ है, और इमरान खान साहब उनके नाम पे अकाउंट है, और तकरीबन 34 मिलियन के करीब इनके फॉलोअर्स इन टोटल बनते हैं। अब उसमें जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें लिखा गया है कि ये JIT सिफारिश भी करेगी कुछ इकदामात की जो कानूनी होंगे और इंतज़ामी होंगे। मैंने आपसे ये जानना है कि क्या वाकई हुकूमत सीरियस हो चुकी है इन अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में, और JIT की सिफारिशात की रोशनी में क्या कार्रवाई हो सकती है? सॉफ्ट स्टेट, हार्ड स्टेट, ये अभी भी ये पहला निशान। सॉफ्ट स्टेट, हार्ड स्टेट, कि अब हम जो कानून है वो भी इस्तेमाल करेंगे और जो नए बनवाना चाहते हैं वो भी बनवाएंगे, और फिर हम कुचलेंगे इस किस्म की एक्टिविटी को। ये पैगाम है। तो साल पहले ये चीज़ बनी थी मगर इसको फॉलो अप नहीं किया गया। अब फैसला हुआ कि अब करना ही पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, तो फिर किया है उन्होंने। तो उसलिए सबको बुला लिया एक एक करके, तो 2-3 घंटे बैठाया है, क्रॉस एग्जामिनेशन की है। और अब डायरेक्ट तो ये बात पता नहीं चली, ना इस कमीशन से ये पता चला है, ना अलीमा खान साहिबा ने कोई बात की है पब्लिक में आके, मगर स्टोरी लीक हुई है कि जी उनसे बात पता चली है कि इमरान खान साहब के जो 3 अकाउंट्स हैं, एक PTI का डायरेक्ट, एक इमरान खान साहब का, और एक और इसी किस्म का तहरीक इंसाफ उर्दू में, यानी पाकिस्तान तहरीक। तो जो खान साहब अलीमा को बताते हैं और पैगाम देते हैं, वो अलीमा खान साहिबा आगे इन तीनों को आगाह कर देती है, बता देती है, वो फिर खुद बना के और ये सब कुछ करते हैं। इसका ये जो स्टोरी लीक होने का जो मकसद है वो ये कहना कि ये सब जिस किस्म की जो ट्वीट्स हो रही हैं और जो सोशल मीडिया के ऊपर अटैक्स हो रही हैं, वो जो लीड है वो इमरान खान साहब से ही आ रही है। सो ये अब हम लोग कुछ कह रहे थे ना कि जी बहुत से स्पॉन्टेनियस वॉलंटियर्स हैं, ये है वो है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हमारा कंट्रोल नहीं है। तो अब ये उसको नेगेट करने के लिए कहा जा रहा है कि 34 मिलियन, मतलब दैट्स अ लॉट, 3.5 करोड़ ऐसे ही है ना जी, ऐसा ही अकाउंट्स हैं जो कि फॉलो करते हैं इन 3 साइट्स को ट्विटर की। और अगर वहाँ कोई बात होती है तो फिर आप समझे कि सारे पाकिस्तान में ही वो पहुंच जाती है ना। अगर 3.5 करोड़ लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं उन चीज़ों को, तो उनके अगले दोस्त यार और घर में होने वाले, तो आप समझिए कि 10 गुना मल्टीप्लाई बाय 10, तो सारी पॉपुलेशन जो बच्चे नहीं हैं उसके अलावा सभी को ये बात पता चल जाती है जो खान साहब कह रहे हैं, या जो वो पैगाम देना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली दिस इज़ ये खान साहब के ऊपर अटैक है ये, कि यही जड़ है, यही सब रूट कॉज है, यही से सब कुछ होता है। और ये कहना कि हमें तो पता ही नहीं है ये कौन है कौन नहीं है, उन्होंने तो उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा जी आपको पता या नहीं पता, ये तो खान साहब खुद है। तो हम जैसे लोग जो कहते थे कि बड़े स्पॉन्टेनियस है, वॉलंटियर्स हैं,
ये तो बिल्कुल उसके बरक्स एक नया बयानिया शुरू हो जाएगा इसके बाद। मगर अब सवाल ये है कि क्या इसकी तरदीद होगी या नहीं होगी। अलीमा खान साहिबा का नाम लिया जा रहा है इस किस्म की स्टोरी में, और जो से लिखने वाले हैं वो भी काफ़ी क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने भी सोर्सेज तो हैं ना उनकी भी। अब पता नहीं इसमें हकीकत कितनी है या नहीं है, मगर इतनी लंबी चौड़ी जो ये बातें होती हैं तो मेरा ख्याल है फिर मोटी मोटी बात ही बताई जाती होगी, फिर वो आगे से खुद ही बना लेते हैं सब कुछ। मगर जो लाइन है, लाइन तो फिर इसका मतलब खान साहब से आ रही है। अब इसमें सदाकत है नहीं है, ये इल्ज़ाम है, ये सही है। अलीमा खान साहिबा को बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि उन्होंने क्या बात कही है, उसकी वजाहत करनी चाहिए। लेट्स बी क्लियर, डिड शी से दिस और डिड शी नॉट से दिस। ये कहानी घड़ी गई है, एक और इल्ज़ाम लगाने जा रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर, या ये बात कही गई है। हाँ हाँ, अलीमा खान साहिबा तकरीबन 5 से 6 घंटे तक अंडर इन्वेस्टिगेशन भी रहीं, वकील भी उनके पेश हुए, वो मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर चली गई और JIT के भी किसी भी मेंबर ने सामने आके बात नहीं की। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा ख्याल है आपने तो ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया, मगर इंटेरोगेशन जो होती है ना जी, जितनी लंबी चले ना, जितनी लंबी सवाल जवाब हों, उसमें से बहुत सी चीज़ें निकल आती हैं। अच्छा, हाँ, ये कि जी चुप करके बंदा बैठ जाए तो 1 घंटा चुप करके बैठा रहेगा कि मैं नहीं देता जवाब, मैं नहीं देता। वो आपको बैठा के सवाल पूछ के आपको कहीं इधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं, कभी इधर से आते हैं, कभी इधर से आते हैं। ये एक्सपर्ट्स होते हैं सवाल पूछने में और इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में। तो ये ऐन मुमकिन है कि कोई ना कोई बात निकली हो यहाँ से इस किस्म की इंटेरोगेशन में, जो कि उन्होंने समझा हो कि हार्मलेस है, मगर उन्होंने फिर उसके ऊपर थोड़ी सी और तफ्तीश की होगी। अब आई डोंट नो कि ये सही है या गलत है ये स्टोरी, मगर अगर ये स्टोरी सही है तो फिर तो एक नया केस बनता है ना खान साहब के ऊपर। लेकिन इस खबर से तो ये भी रिफ्लेक्ट होता है कि बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा या शेख वकास अकरम या जो लीडरशिप है PTI की, उनका इन अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा नहीं ख्याल उनका है ऑनेस्टली, वो तो मेरा पहले भी नहीं था। मेरा ख्याल था कि ये इनकी कौन बात सुनेगा, ये इनकी लीडरशिप जो है, इनके कोई अपने इस किस्म के रिसोर्सेज नहीं है कि ये सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सके। कोई भी नहीं है इनमें से जो सियासतदान हैं, उनके भी कोई फॉलोअर्स लंबे चौड़े कोई नहीं है, इनके भी नहीं है। जो बैरिस्टर्स आ गए हैं और ये वैसे भी ट्वीट शीट नहीं करते, और वैसे भी ये जो बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ राब्ते में नहीं है। ये सब नए लोग हैं, वो पुराने लोग हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है इनकी तो बिल्कुल ये सही है, दे आर इनोसेंट, इनका कोई हाथ नहीं है ये सारी जो कैंपेन चल रही है। इसीलिए इनमें से जो मेजॉरिटी जो है वो इनफैक्ट परेशान है कि ये क्यों इस किस्म की चीज़ें वह कही जाती हैं, क्योंकि इनकी जो नेगोशिएटिंग पोजीशन है वो कमज़ोर हो जाती है। रियासत का और हुकूमत का बयानिया जो है कि बड़ी एंटी पाकिस्तान बातें हो रही हैं, वो फिर हवा पकड़ता है। और ये लोग पसंद नहीं करते इस बात को, बिकॉज जब भी ये कोई बात करने जाते हैं तो आगे से फिर ये सवाल खड़ा होता है कि आप तो बड़ी एंटी पाकिस्तान बातें कर रहे हैं। तो इसलिए ये दूर हो जाते हैं इन सब चीज़ों से, और जैसे होना भी चाहिए इनको। तो मेरा ख्याल है खान जो है वो एक तरफ उसने ये लीगल फ्रंट रखा हुआ है और एक तरफ उसने अंडरग्राउंड फ्रंट रखा हुआ है, और ये वो अंडरग्राउंड फ्रंट है जो कि प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है। इधर से सॉफ्ट रिस्पॉन्स, उधर से हार्ड रिस्पॉन्स, समथिंग लाइक दैट। अच्छा सिर साहब, अगर सोर्सेस की इस खबर को हम सच माने तो क्या ये समझा जाए कि अलीमा खान साहिबा ने इन अ वे गवाही दे दी है इमरान खान साहब के खिलाफ कि वो ये प्रोपेगेंडा डायरेक्टली करवा रहे हैं? मैं नहीं समझता कि वो गवाही देने वाली हैं, ना ही इसको समझा जाए कि ये गवाही है। मेरा ख्याल है बात कुछ होगी और बना कुछ ली गई है। ये नहीं हो सकता कि वो कहें कि खान साहब ये सब कुछ बताता है और हम बिल्कुल आगे बताते हैं उनको, और जो वो लिख रहे हैं तीनों वो बिल्कुल वही बात लिख रहे हैं जो खान कह रहा है। ऐसी बात नहीं हो सकती। अच्छा, ये बात बनाई जा रही है, ये बयानिया ये बनाया जा रहा है इस खान, या इंटेरोगेशन से ये निकला है, या ये कहा जा रहा है कि ये निकला है। अच्छा, कहा जा रहा है, ओके, उसे रंग दिया जा रहा है। हाँ, उसे रंग दिया जा रहा है, बिकॉज ये दिस इज अगेन निकला क्या है, गए हैं फोकस इमरान खान के ऊपर। अच्छा, इसमें फिर जो आपकी बात से तस्दीक होती है इस बात की कि आज भी नोटिस इशू किए गए मुख्तलिफ अफराद को, और उनमें अलीमा खान साहिबा को भी बुलाया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए और बाकी अफराद भी पेश नहीं हुए। तो क्या ऐसा खदशा था कि वो अरेस्ट हो सकती हैं? क्या JIT ऐसी कोई सिफारिश कर सकती है इंटेरोगेशन की रोशनी में कि इनको आते साथ धर लिया जाए, अरेस्ट कर लिया? नहीं, देखिए, अगर JIT के पास कानूनी तौर पे कवर है
जो जुडिशल होता है कि वो बुलाए जिसको और वो ना आए तो कंटेम्प्ट है। आई डोंट नो इस JIT के पास ये पावर्स हैं कि नहीं है। अगर तो ऐसे पावर्स हैं तो फिर तो जब जिसको बुलाएंगे उसको जाना पड़ेगा। और आमतौर पे कमीशंस के पास होते हैं ऐसे पावर्स, अच्छा। उनके भी जिसको वो तलब करें उनको जाना पड़ता है। अगर नहीं जाएंगे तो दे कैन बी पनिश्ड। अच्छा। इन्होंने अगर इनकार कर दिया जाने से तो मेरा ख्याल है पार्टी को पहले दिन से एक फैसला करना चाहिए था कि हम इस JIT को नहीं मानते, हम नहीं जाएंगे। अब मगर इन्होंने ऐसा फैसला नहीं किया, एक एक करके सारे पहुंच गए नहीं होते, अपनी तरफ से कानून को ओबे कर रहे हैं और अब कानून को नहीं ओबे कर रहे। तो ये इनकन्सिस्टेंसी जो PTI में है ना, कि किसी फैसले पे टिकते नहीं हैं, जल्दबाजी करते हैं, टिकते नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये इनकी कमज़ोरी है। या तो जाते ना, पहले दिन से बैठते, ये JIT बन गई, हम सबको बुला रहे हैं, मीटिंग कॉल करो। अच्छा। मीटिंग कॉल करते कमेटी, सेंट्रल कमेटी जो भी है इनकी, और फैसला करते जी जाना है हमने या नहीं जाना। जाना है तो फिर अब जाएं, जब जितनी दफ़ा मर्जी बुलाएं, नहीं जाना तो पता होना चाहिए था ना क्या वो किस लिए बुलाया जा रहा है। अभी तो इशारा तो हो गया था कि अब हार्ड स्टेट बनने वाली है, इशारा तो हो गया था, 1 साल के बाद रिवाइवल होगी इस चीज़ की, तो पता तो होना चाहिए था इनको। इतने नादान तो बच्चे नहीं हैं, ये अगर बच्चे हैं तो फिर अफसोस की बात है, सियासत हो रही है यहाँ, तो इनको समझ आनी चाहिए थी क्या होगा। अब ये जो भी ये बातें वहाँ करेंगे और 2-2, 3-3 घंटे बैठा के इनसे बातें करते हैं, और इनमें बहुत से वकील हैं जिनको आदत है डिस्कशन करने की, काउंटर करने की। जैसे आप वो डिस्कशन या काउंटर में चले जाएंगे तो वो जो इंटेरोगेटर है वो तो एक्सपर्ट है, वो ऐसी बात निकालेगा जिसके ऊपर आपको फंसा लेगा, फिर आप वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ और कर देंगे आप। तो दे नो हाउ टू डू दिस। तो आपको तो जाना ही नहीं चाहिए था। ये इसलिए गए हैं बिकॉज समझते हमने तो किया ही कुछ नहीं। अच्छा। हमें कुछ छुपाने की चीज़ ही नहीं है, ऐसे ही है ना। मगर सबको, उनको भी पता है, जो बुला रहे हैं ना आपको, उनको भी पता है कि इनमें से कोई भी नहीं है जी, मगर वो यही चाहते थे कि कहीं ना कोई चीज़ निकाल लें जिसको फिर हम लीक करें, लीक करके और प्रेशर डालें। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपेंड। अच्छा, अलीमा खान साहिबा के ज़रिए अगर हम इस खबर को या जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको सच माने, तो सिर्फ अलीमा खान साहिबा के ज़रिए मैसेजिंग करना क्या रिफ्लेक्ट करता है कि बाकी लीडरशिप को ट्रस्ट नहीं करते इमरान खान साहब और सिर्फ अपनी बहन पे एतमाद करते हैं इस तरह की मैसेजिंग के लिए? अब आपने पहली बात ये की कि अगर यकीन कर लिया जाए तो, उसके बाद आपने इतना इम्पोर्टेंट सवाल कर दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, मतलब फंसाण वाली बात है। तो लोगों को ये नहीं याद रहेगा अगर वाला। अच्छा। आपने जो अगर डाल दिया ना पहले, ये लोगों को याद नहीं रहेगा। जो मेरा जवाब होगा जी सिटी के अंदर कि आहो अगर है मतलब है तो फिर है, वो लोग अगर शगर नहीं गल होनी। तो आप ये अगर को निकाल दें। मेरा ख्याल है बात जितनी मैंने करनी थी कर दी है, इससे ज़्यादा आप मेरे से ना निकलवाने की कोशिश करें। चलिए, आपने कहा इस पे केस बन सकता है, तो किस नौइयत का केस इस तरह के ट्वीट्स के बाद बन सकता है या इस तरह के इल्जाम पीका का ठोक देंगे कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यू आर डूइंग दिस, तो और केस बन जाएगा। तो क्या, और ये अकाउंट्स डीएक्टिवेट हो सकते हैं, अलीमा के ऊपर भी बन जाएगा, अरेस्ट हो सकते हैं वो दोबारा। नहीं, अलीमा खान, हाँ बिल्कुल। अच्छा। देखिए, अगर वो उन्होंने ये केस बनाना है तो बना के आपको अंदर कि आप ये गलत किस्म की चीज़ें कर रहे हैं, मगर वो तो बाद की बात है ना कि पहले तो वो कहे कि मैंने किया ही नहीं, क्या एविडेंस है आपके पास? ये कहेंगे जी हमने तो आपकी इंटेरोगेशन की है। वो कहेंगे कहाँ इंटेरोगेशन? क्या मेरे साइन हुए हैं किसी रिटर्न इंटेरोगेशन के ऊपर, या आपने खुद ही बना ली है? क्या किसी मैजिस्ट्रेट के सामने मेरी इंटेरोगेशन हुई है कि ये मैजिस्ट्रेट कहे कि जी मैं लिखता हूँ कि हाँ ये इन्होंने ये बातें कही हैं? यार यहाँ तो ये है कि अगर आप मैजिस्ट्रेट को भी बैठा लें और इंटेरोगेशन के दौरान आप कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट निकलवा लें और वो आप साइन भी कर दें, जब अदालत में जाता है तो वो फेंक देते हैं बाहर, वो कहते हैं ये तो दबाव में लिया गया, इसकी कोई हैसियत नहीं है, बताएं इसके अलावा क्या आपके पास। तो मेरा नहीं ख्याल ये चलेगा। मगर ये प्रेशर टैक्टिक है। ओके। तो इस प्रेशर टैक्टिक के बाद, और अगर हम अलीमा खान साहिबा के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की सिफारिश भी की जाती है या वो अरेस्ट भी होती हैं, अभी उन्हें मार्च 26 को दोबारा बुलाया गया, तो क्या ट्वीट्स सॉफ्ट हो सकते हैं या ये अकाउंट्स बंद करवाए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं? बंद तो नहीं करवाए जा सकते, बाहर बैठे हुए वो लगे हुए वो उनको आप कैसे रोकेंगे? ठीक है, सो दैट्स आउट। अच्छा। और अलीमा खान साहिबा के खिलाफ किसी कार्रवाई के नतीजे में ये सॉफ्ट हो सकते हैं ट्वीट्स? या कोई और बात सुनो। हाँ। किसी के खिलाफ भी अच्छा केस बन सकता है, किसी किस्म की नौइयत का। अच्छा। वो आगे चलता है या नहीं चलता तो बात की बात है ना। केस बनाने वाले बैठे हुए हैं, वो बना के फेंक देंगे जब उनका फैसला होगा। अच्छा। तो आप क्या ये इस किस्म की बातों में
हंस रही हैं आप। असल में वो मैं समझने की कोशिश करी थी कि वाकई कोई बड़ा चैलेंज पीटीआई के लिए आ रहा है या प्याली में तूफान नहीं है। देखिए, नहीं प्याली में तूफान नहीं है, ना ही इसका ये मतलब है कि बहुत बड़ा कोई चीज़ आने वाली है। ये एक कंटिन्यूइंग गेम है अच्छा, जिसके ऊपर ऊप नीच होती है। हाँ। कोई आगे कोई पीछे, कभी कोई गिरफ्तार होता है फिर वो छुट जाता है, कभी किसी को धमकी मिलती है, कभी कोई थोड़े दिन के लिए डिसअपेयर कर जाता है। इट्स एन ऑनगोइंग पॉलिटिकल गेम। ओके, और बहुत से प्लेयर्स हैं इसके अंदर। एंड सो नाउ आजकल अब अलीमा खान साहिबा के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है जी, बिकॉज गंडापुर साहब के ऊपर तो पड़ नहीं रहा, और बुशरा बीबी और बुशरा जेल भी में है। अंदर है। तो बाकी सलमान राजा साहब तो वो लीगल बात करते हैं, ठीक है ना। तो किसी के ऊपर तो प्रेशर आएगा ही ना। और अलीमा खान साहबा आके हमेशा बहुत सी बातें करती हैं, खान ने ये कहा, खान ने ये कहा, खान ने, वो तो पब्लिक में आके बताती हैं कि खान क्या चाहता है। तो दिस इज़ ऑल गेम्स, प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़, करेक्ट न्यूज़। तो इसको वो जैसे कहते हैं ना, जो छाननी नाल चाह जड़ी ना, वो पत्ती जड़ी है ना, उन्हें अलग करना पैंदा तो फिर चाह बनती जाके। हाँ, ठीक है। इस वक्त छलनी से गुजारने का सिलसिला जारी है। अब देखते हैं कि क्या बनता है, उससे क्या निकलता है। साडा काम है ये कि ऐसी छाननी है और हम निकालने की कोशिश करें कि अगर ये अमल चल रहा है तो उसके नताइज क्या हो सकते हैं। चलें, अब इसमें तो जब दोबारा पेशी होगी अलीमा खान साहिबा की, तो पीटीआई का क्या मौक़िफ़ होता है। लेकिन होना क्या चाहिए था, स्ट्रेटजी, वो आपने वाजे किया। उसको पीटीआई ने क्यों नहीं अपनाया, ये पीटीआई पे है। अब हम आगे के इश्यूज़ की तरफ चलते हैं, और दो बड़े मामला जिनको लेकर हुकूमत इस वक्त तनकीद की जद में, और वो भी अपने लोगों के हाथों जो कभी अपने थे। वो है चीनी की कीमतें और वो है सोलर प्राइसेस, बिजली की कीमतें। उनको लेकर मिफ्ता इस्माइल साहब ने ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो ये दोनों इश्यूज़ जो हैं वो काबिल गौर है। आप भी इस पर बात करते रहें, सोलर पे स्पेशली आप करते रहें, लेकिन मैं चाहूँगी पहले चीनी की कीमतों के हवाले से आप हमें ये बताएं। पाकिस्तान में ये तो पता नहीं होता कि हुकूमत कौन सी कब तक रहेगी, कितना अरसा उसकी एक्सपायरी डेट कब है, लेकिन ये ज़रूर पता होता है कि शुगर स्कैंडल आएगा, और हर दौर में आता है। तो बड़ा आपने ज़बरदस्त तरीके से शुरू किया ये कि शुगर स्कैंडल आएगा और हर दौर में आएगा। हर दौर में आएगा। तो क्या चीज़ है इस शुगर के अंदर जो हमेशा परमानेंट है? हाँ, कॉमन क्या है? कॉमन है कि सारे शुगर के अंदर कार्टेल्स बने हुए हैं, ठीक है। देयर आर अबाउट 80 शुगर मिल्स इन दिस कंट्री लगभग, और कार्टेल्स बने हुए हैं, और सारे बड़े सियासतदान और स्टेक होल्डर्स इसके बड़े पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ठीक। वो गवर्नमेंट में भी बैठे हुए हैं, ऑपोजिशन में भी बैठे हुए हैं, रियासत के इदारों में भी बैठे हुए हैं, उनके हिस्से। वो कोई ऐसी चीज़, पॉलिसी किसी गवर्नमेंट को नहीं फॉलो करने देते जिसके साथ उस कार्टेल्स का, शुगर का कार्टेल जो है, इनका नुकसान हो जाए। अभी दिलचस्प बात क्या है, तो ये तो परमानेंट बात है ना, इसलिए आपने कहा कि हर साल होता है। हाँ। मसला क्या है, गवर्नमेंट बैठी हुई है, हर रोज़ हम सुनते हैं हम ये कर देंगे, गवर्नमेंट कहती है, उसके बावजूद शॉर्टेज भी हो जाती है, होर्डिंग भी हो जाती है, एक्सपोर्ट भी हो जाती है, इम्पोर्ट भी हो जाती है, प्रॉफिट्स भी हो जाते हैं, और प्रॉफिट्स भी हो जाते हैं, और कीमतें भी बढ़ जाती है, और आवाम पिस जाती है। हाँ, वो आवाम ही पे करती है। तो ये क्यों हर साल क्यों होता कैसे हो जाता है? तो इसीलिए भी ये सारे जो मिले हुए हैं, मैंने अभी बताया, ये अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, कंट्रोल भी करते हैं, तो वो रास्ता कोई ना कोई ढूंढ लेते हैं अपनी प्रॉफिट्स बनाने का। तो ये मोटी बात है। अब आई बारीकी कि इस साल क्या हुआ। हर साल कोई ना कोई ड्रामा करते हैं ना, मगर एक ड्रामा हर साल होता है। वो ये होता है कि हमें ये कहा जाता है कि ठीक ठाक क्रॉप हो गया, ठीक ठाक प्रोडक्शन हो गई है, और हमारी डिमांड इतनी है और इससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई है, तो हमें इजाज़त दी जाए एक्सपोर्ट करने की। और एक्सपोर्ट के अंदर तो आपको पता है गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, कुछ बोनस देती है, ठीक। और गवर्नमेंट को कन्विंस कर लिया जाता है कि हमें एक्सपोर्ट करने दें, और वादे कर दिए जाते हैं, आप फिक्र ही ना करें, आप जो कीमत आप तय करते हैं हम उसी कीमत पे लोकल भी बेचेंगे, हमारे पास बड़े स्टॉक्स हैं। अगर आप हमें एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे तो बड़े नुकसान हो जाएंगे। तो जो सुन रहे होते हैं उनके भी इंटरेस्ट वहीं होते हैं, जो बोल रहे होते हैं उनके भी इंटरेस्ट वहीं होते हैं, ठीक। तो एक रोना धोना कर रहा होता है, दूसरा धमकी दे रहा होता है, अंदर से मिले हुए होते हैं। अच्छा तो अब नाम, इससे ज़्यादा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत सी फैमिलीज़ हैं वो पार्ट ऑफ दिस रूलिंग जेंट्री जो है आपकी। और ये बाय द वे आज से नहीं है, ये पहली शुगर मिल जो बनी थी केपी प्रोविंस में लगी थी पार्टीशन के बाद। अच्छा। और वो भी इसलिए उनको इजाज़त दी गई थी क्योंकि उनकी वोटिंग की ज़रूरत थी, तो उनको शुगर मिल की परमिट मिली थी। तो ये पहले दिन से एक सियासी कार्ड है ये। अच्छा। जो हुकूमत आती रही है वो फिर अपने लोगों को शुगर मिल्स देती रही है, और उसके साथ लंबे ही पैसे बनते हैं। अच्छा। और आवाम की जो होता है वो होता है एक्सट्रैक्ट। अब आप सुनिए, हम पाकिस्तान जो है, वी आर द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर।
इन्हीं लोगों को पता कि वी आर द 5th लार्जेस्ट, मतलब दुनिया में 5वें नंबर पे है जितनी शुगर हम बनाते हैं। और हमेशा हमारी शुगर जो है वो इतनी होती है कि कीमत जो है वो स्टेबल हो सके। राइट। और अगर वो कम हम प्रोड्यूस करें तो इंपोर्ट हो जाती है, बिकॉज दुनिया में शुगर सस्ती है। हम महंगी प्रोड्यूस करते हैं, दुनिया में सस्ती शुगर मिल जाती है। ठीक। तो क्योंकि सस्ती शुगर मिल जाती है तो हमारी शुगर में इंडस्ट्री जो है वो कहती है इंपोर्ट को बैन करके रखो। और जब हमारी ज़्यादा हो जाती है फ्रॉम डिमांड तो हम गवर्नमेंट को कहते हैं हमारी एक्सपोर्ट खोल दो और सब्सिडी दे दो। ठीक। तो इस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है पाकिस्तान। और साथ ये भी कर दिया है कि नई शुगर मिल्स के ऊपर बैन लगवा दिया है कि नई शुगर मिल नहीं लग सकती, ताकि ये लोग जो है ये कंट्रोल में रहे सारा। ठीक है, कोई फ्री कंपटीशन ना हो। अब छोटी सी आपको बताऊं कि हमारी एक मोनोपोलीज कमीशन भी है जिसका काम ये है कि जो कार्टेल बन जाते हैं, ये ग्रुप्स बन जाते हैं खुफिया तौर पे और कंट्रोल करते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होती है, इंक्वायरी भी होती है। और आपको पता है, मैंने एक छोटे से फिगर्स इकट्ठे किए हैं कि अभी तक ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कोई 44 बिलियन 44 अरब रुपए की क्लेम्स हैं। अच्छा। कि इन्होंने घपले किए हैं। ओहो। और आपको पता है कितने केसेस हैं? 127 केसेस अदालतों में पड़े हुए हैं इनके खिलाफ, ये शुगर कार्टेल्स के खिलाफ, जिसमें से कुछ हाई कोर्ट में है, कुछ सुप्रीम कोर्ट में है, और कुछ प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स में है। और फैसले नहीं आ रहे इनके खिलाफ। इन्होंने स्टे लिए हुए बड़े बड़े वकील रख के। ठीक। और बाकी केसेस जो है 70 से ज़ायद केसेस वो कमीशन के अंदर हैं, वहाँ भी कोई फैसले नहीं होते, वहाँ भी इनका असर रसूख है। मुसाबिकती कमीशन। हाँ, तो एक तो ये कि जो इन्होंने टैक्स देना है या वो भी नहीं देते, फिर इनके ऊपर जो पेनल्टियाँ लगी हुई हैं, इन्होंने जो गड़बड़ की है वो भी नहीं देते, उसके ऊपर भी जाके स्टे ले लेते हैं एंड सो ऑन। तो मतलब, और ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ अदालतों में, ये जो कमीशन जो इनको पेनल्टी लगाती है उसी के अंदर जाके ये रोक देते हैं सारा कुछ। तो मतलब एक तरफ तो ये उनका पावर है। अच्छा। इस दफ़ा क्या हुआ है? इस दफ़ा ये हुआ है कि कार्टेल ने आके प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि हमें एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए, और फिगर्स बताए गए कि जी फरवरी में इतने थे, जनवरी में इतने थे, हमने इतनी प्रोडक्शन की है, और अगर हमने एक्सपोर्ट ना की तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और बहुत है सब कुछ मार्केट। और वादा किया कि हम 148 रुपये से ऊपर पर केजी नहीं होने देंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा चलो कर लो एक्सपोर्ट। तो उन्होंने कोई 6 लाख टन, अच्छा, 3-4 महीने के अंदर 6 लाख टन एक्सपोर्ट कर दी। वो पैसे भी ले लिए, सब्सिडी भी ले ली, और मार्केट में शॉर्टेज करा दी, जिसकी वजह से कीमत अब 175 पे गई, फिर डंडा शंडा चला तो 168 पे आ गई। अब इसाक डार साहब कह रहे हैं कि मैं इनको और कम कराऊंगा। तो होने क्यों नहीं है ये सब कुछ? सबको पता होता है, जो बैन करता है उसको भी पता है, उसका भी इंटरेस्ट है, जो चलाता है उसका भी इंटरेस्ट है। नो नेम्स ऑफ कोर्स, बट दिस इज वेयर वी आर एंड इट्स अ वेरी सैड स्टेट, वेरी सैड स्टेट। कि ये आप समझें कि ये जो सब कुछ होता है, ये रियासत के इदारे और रियासत के लीडर्स मोस्टली आर इन्वॉल्व्ड इन ऑल दिस। दिस इज़ अ बिग सोर्स ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट। इसके ऊपर टैक्स भी इवेड होता है इनकम के ऊपर, वो भी कच्चे भी कम हो जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल जब शॉर्टेज होती है तो यही लोग आ जाते हैं, कहते हैं इंपोर्ट की इजाज़त दो। हाँ बिल्कुल, शक्कर इंपोर्ट करने की भी बात की जाती है कि वो सर, तो अब तो ये आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस क्रिएट होते हैं। okay. और जो लॉबी करने वाले लोग हैं, हाँ, ये इस कार्टेल के लिए उस लॉबी करते हैं जाके गवर्नमेंट के साथ। तो वो लॉबीज कौन है? एक्स ब्यूरोक्रेट्स, एक्स जनरल्स, काम आसान एक्स मिनिस्टर्स, वो जाके सारी बातें करके अपना काम करा के ले आते हैं। तो दिस इज हाउ पावरफुल दिस कार्टेल इज। तो अब ये है कि सोल्यूशन भी इसकी है गवर्नमेंट के पास, मगर अनफॉर्चुनेटली अगर फ्री मार्केट को कर दिया जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट खोल दी जाए, तो ये मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगी। मगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं खोलने देते ना, वो कहते हैं जब हम कहेंगे तो इंपोर्ट होगी, जब हम कहेंगे तो एक्सपोर्ट होगी। ये है वो असबाब जिसकी वजह से हर हुकूमत शुगर के मर्ज का शिकार होती है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि सोलर प्राइसेस के बारे में मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कह रहे हैं।
वेलकम बैक टू द शो। निगरान दौर में एक वजीर थे, उन्होंने आईपीपीज़ वाला मामला उठाया था और उसके बाद शहबाज हुकूमत को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया था। और अब मिफ्ता इस्माइल साहब बिजली की कीमतों के बारे से हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि हमारी बिजली महंगी क्यों है खित्ते में, और सोलर के ऊपर हुकूमत की पॉलिसीज़ की समझ नहीं आ रही। आपको पता है कि मैंने भी अपने घर में सोलर इसलिए नहीं लगवाया कि कोई एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है, हमें नहीं पता कल क्या हो जाए, तो हम इतने जो छज्जे घरों के ऊपर लगवाते हैं उनका क्या होगा। फ़र्क हो जाएंगे आप। अब क्योंकि आप तो नए कंज्यूमर है ना जी। कुछ लोग हैं जिन्होंने 5 साल 4 साल पहले लगवाया था, उनको तो इन्होंने जो एश्योरेंस दी है कि आपका 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जब आपके 7 साल तब्दील ख़त्म होंगे फिर आपको नए रेट्स देने पड़ेंगे, तो वो तो उनके लिए तो वो तो बचाव हो गया थोड़ा बहुत। मगर जो उनका भी नुकसान हुआ है, उसके ऊपर आप सेल्स टैक्स लगा देंगे जो पहले नहीं था, तो उनका भी नुकसान है। मगर जो नए लोग हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। अब ये जो लड़ाई झगड़ा जो हुआ है ना, 2-3 इश्यूज़ के ऊपर हुआ है, जो मिफ्ता इस्माइल साहब और अवैस लगारी साहब के दरमियान जी ट्विटर पे जो बात हुई। मिफ्ता इस्माइल साहब की पोजीशन ये है, और बड़ी मैं समझता हूँ वाज़ेह पोजीशन है, कि आप अगर एक पॉलिसी बनाते हैं और आप उसकी तारीफ़ कर कर के थक जाते हैं, जो कि शहबाज साहब करते रहे हैं, उन्होंने सोलर पार्क्स भी बनाए हैं यहाँ बड़ी, कि जी अब यही रास्ता है, यही होगा वगैरह वगैरह, और पूरी एक पॉलिसी बना के काम शुरू कराया और अब उस पॉलिसी को रद्द कर दिया। हाँ। एक तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इस मुल्क में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर यकीन ही नहीं किसी को। या तो हो ना कि एक नई गवर्नमेंट आए और वो आके पुरानी पॉलिसी किसी और गवर्नमेंट की तब्दील करे। तो एक बात तो ये है कि कोई गवर्नमेंट 5 साल नहीं चलती, अगली वो आ जाते हैं तो आके चेंज कर देते हैं। दूसरा ये है कि ये लोग भी जो पॉलिसी बनाते हैं यही जाके तब्दील कर देते हैं खुद ही। अब ये शहबाज साहब नहीं किया ना, पहले एक पॉलिसी बनाई थी मियाँ साहब के ज़माने में, जब शहबाज साहब भी इन कंट्रोल थे और बड़ी धूमधाम स्पीचेस करते थे कि सोलर 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 सोलर, और पता नहीं क्या क्या बातें होती थी। लोग तो क्लिप्स दिखाते हैं, मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि लो जी एडी गल्ला करके तो हुण की करते पे। तो अब वो रिवर्स कर दिए। अच्छा, अब वो रिवर्स करने के भी क्या वजूहत हैं। अब वो अवैस लगारी साहब को कहा कि आप करें। अब वो क्या करके, जो अवैस लगारी साहब हैं वो उन्होंने पहले भी ये डिबेट चली थी कि नेट मीटरिंग जो है इसका रेट क्या होना चाहिए, और फिर फैसला यही हुआ कि पुराना ही चलना चाहिए। काफ़ी इस पर डिबेट चली, अब फिर तब्दील कर दिया उसको। अभी पिछले महीने ये सारी बातें हुई और हमें ये कहा गया कि नहीं ऐसे ही रहेगा, फिक्र ना करें, और अब जाके फिर चेंज कर दी। अच्छा, अब किया क्या है इन्होंने। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि एक पॉलिसी थी जिसके साथ एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी, चीप सोलर एनर्जी, क्लीन सोलर एनर्जी, और बाकी जो मोर एक्सपेंसिव एनर्जी सोर्सेज हैं उनको ख़त्म किया जाए आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, उनका ये कहना है कि वो नहीं किया, वो जो बाकी सोर्सेज हैं जहाँ महंगी बिजली मिल रही है उसको ख़त्म नहीं करते, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बिजली जो है, सारे ये रीजन जो है ना साउथ एशिया, सबसे महंगी यहाँ मिलती है। अब अगर पावर ही इतना महंगा है यहाँ, तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी, कंपटीशन कैसे होगी, एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव कैसे होंगे, नहीं हो सकते। यही चीखते हैं लोग। अभी मिफ्ता इस्माइल साहब खुद चीखते हैं, कहते हैं कि अब हमारे लिए भी इंडस्ट्री लगाना यहाँ मुश्किल हो गया। वो भी उठा के अपनी इंडस्ट्री दुबई में लगाना चाह रहे हैं, वहाँ जहाँ सस्ता है। तो इस तरीके से तो आप कह रहे हैं कि बाहर से लोग आएंगे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, आपके अपने लोग उठ के जा रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ मसले हल नहीं करते, एक मसले के ऊपर और मसला जो है, और इल्ज़ाम ये है कि ये ब्यूरोक्रेटिक सोल्यूशंस हैं, असली रिफॉर्म आप नहीं करते। अब असली रिफॉर्म क्या है, आप महंगी बिजली क्यों है इस मुल्क में, फिर मैं आता हूँ उस तरफ, मोटी बात करूंगा, आप ऐसे ना घूरे मेरी तरफ कि जैसे टाइम नहीं है आपको। अब मैंने करनी है बात, आप समझ जाते हैं रेडिएशन। नहीं अब मैंने बात करनी है, करने दें जी प्लीज, आप मुझे करने दें। कमाल है, पहले मेरे को कहते पढ़ो तो आओ, तो फिर जब मैं गल करना तो मैंने कहते चलो जी टाइम खत्म हो गया। मुझे लगता है शौक का असर है। नहीं आप मोटी मोटी बात करें प्लीज, समझाएं हमें। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वजह क्या है इतनी महंगी क्यों है। एक तो ये है कि IPPs जो आपने पुराने 90 के दिहाई के और 2000 में जो IPPs लगाए, बड़े बुरे रेट्स दिए, बड़ी बुरी गारंटीज दी, बड़ी किकबैक्स थी उस वक्त के लोगों ने, जिन लोगों ने ये किया वो हुकूमत के साथ मिले हुए थे, उस वक्त की हुकूमतों के साथ सब ने मिल के लंबाई चोरी की है, माल बनाया, वो अब हमारे गले पड़ा हुआ है। अब जो गवर्नमेंट आती है वो कोशिश करती है कि इन लोगों को समझाया जाए कि अपने रेट्स कम करो, मगर वो नहीं करते। और क्योंकि ये सारी जो लड़ाई झगड़े हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बाहर के मुल्कों में है,
या तो होता ना आपके कोर्ट्स के अंदर इनकी सेटलमेंट होती तो फिर आप थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस भी कर लेते, मगर ये तो बाहर है। अब आपका जो एक्सपीरियंस रिकॉर्ड एक में हुआ है उसके बाद कोई रिस्क नहीं लेता कि बाहर जाके लड़ाई की थी तो मारे ना जाइए। तो यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं ये है वो है, और सर्कुलर डेट बढ़ती जा रही है जी, और इनसे ये प्रोड्यूस भी ना करें तो इनसे आपको ख़रीदनी पड़ रही है बिजली। कैपेसिटी पेमेंट जैसे कहते हैं कि जी। 60% जो भी उसकी कैपेसिटी है आपको पे करना पड़ेगा, आप लें या ना लें। तो ये फिर लेनी पड़ती है, जब लेनी पड़ती है तो बड़ी महंगी पड़ती है। अब वो क्या करें, कुछ लोगों को तो उन्होंने बुला के धमकियां दे दूं कि उनसे रेट कम करा लिए, बाकी अभी नहीं करते। तो अब वो मामला चल रहा है। अब तो एक तो ये है कि ये फंसे हुए हैं, मगर इसके अलावा भी एक और प्रॉब्लम भी है। वो प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जिसे डिस्कोस कहते हैं जी, वो डिस्कोस जो हैं उनके लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, वहाँ इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्कोस के जो लाइन लॉसेस हैं वो 20-25% तो जितनी बिजली उनको मिलती है वो तो लाइन के दरमियान ही या चोरी हो जाती है या लीक हो जाती है, उसके ऊपर कोई काम नहीं है। डिस्कोस को कहा जाता है कि प्राइवेटाइज ही करते हैं, जो कोई प्राइवेट सेक्टर आएगा वो ठीक कर लेगा। जाहिर है कि वो तो नहीं इस किस्म के लॉसेस एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं क्योंकि अपनी जेब से नहीं जा रहे, तो वो प्राइवेटाइज भी नहीं करते। कहते हम कर देंगे, हर साल हमें कहते हैं इस साल हो जाएगा, कोई डिस्को प्राइवेटाइज नहीं हुई, अब फिर कह रहे हैं 1 साल के अंदर अंदर हम करेंगे, नहीं करते। तो डिस्कोस के भी लॉसेस जो हैं उसकी वजह से भी बहुत कीमत बढ़ी हुई है, ठीक। और फाइनली ये है कि ये इनको रेवेन्यू चाहिए, तो जो बिजली के ऊपर ही सारा बोझ डाल दिया इन्होंने। टैक्स भी डाल देते हैं, एडजस्टमेंट चार्ज भी डाल देते हैं, ये भी जहाँ से पैसे नहीं मिलते बिजली और पेट्रोल तो पा दो, ऐप पा दो, रेगुलेटरी ड्यूटी पा दो, फलाना कर दो, ये इस किस्म की चीज़ें करते रहते हैं। सेल्स हर वक्त वो बाकी इश्यूज जो है उनको बनाते रहते हैं। इट्स द ईजीएस्ट थिंग ना, वो इसके बगैर कोई, हर बंदे को बिजली चाहिए, वो बेचारे क्या करेंगे। आप जितना मर्जी बोझ डालते जाए, दे हैव नो चॉइस। तो एक तो ये मिफ्ता इस्माइल साहब का कहना है कि आप डिस्कोस को प्राइवेटाइज करें, वो जो लाइन लॉसेस उनको ख़त्म करें, आईपीपीज़ के साथ सेटलमेंट करें, कोई ऐसी सेटलमेंट करें जिसके साथ एक ही दफ़ा डज लगे और आप अपने बजट के अंदर एडजस्ट कर लें उसको। उसके बाद मगर आवाम को और इंडस्ट्री को तो सस्ती बिजली मिलनी चाहिए ना, जो बाकी रीजन में है, जो उसका एक्चुअल कॉस्ट है। दिस इज़ नॉट द एक्चुअल कॉस्ट, दिस इज़ द इन्फ्लेटेड प्रॉफिट ओरिएंटेड कॉस्ट। तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि सोलर के साथ जो आप जुल्म कर रहे हैं, अब क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं। जो बिजली ये आईपीपी से ले रहे हैं, गवर्नमेंट लेती है, जो आगे बेचती है, हमें बेचती है, वो 70 रुपये यूनिट ले रही है जी। और इधर 7 भी नहीं देने को राजी सोलर वालों को। इधर 22 दे रहे थे, वो 22 खरीद रहे थे, वो भी देने के लिए तैयार नहीं है, वो कहते हैं 10 पे ले आओ उसको। 10 पे भी वो टैक्स लगा के लेंगे। तो एग्जैक्टली तो जो जहाँ जुल्म हो रहा है उनके ऊपर जुल्म और चलता है, हमारे ऊपर वो 70 रुपये उनसे ले रहे हैं, उनको 70 रुपये की खरीद रहे हैं, और आपसे 20 रुपए नहीं दे सकते। नहीं आपको वो जो 22 दे रहे थे उसको भी कहते हैं 10 ही लो, स्लैश करो। और अवैस लगारी साहब लंबे चौड़े जस्टिफिकेशंस और एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं कि जी आप अभी भी लगाएं सोलर और आपको 3.5 साल में आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। उनको कोई कहे कि यही हमने सुन के जिन्होंने लगाया है तो लगाया था, अब वो आप हमें यही कहते थे कि 3 साल में हो जाएगा, आप कहते हैं 7 साल में हो जाएगा। तो यार यह खुदा का खौफ करो। और फिर ये जो पूरा प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि ये तो सिर्फ अमीर लोग जो हैं ये सोलर लगा रहे हैं, उसका बोझ जो है वो गरीब उठा रहा है, ये बड़ी ज्यादती है इस किस्म की बात करना। ये आप ही की तो पॉलिसी है। शुरू में तो शायद अमीरों ने लगाया, अब तो सिंध गवर्नमेंट और मरियम ये सब लगे हुए हैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए सोलर करने के लिए पैनल, फ्री सोलर पैनल। तो मतलब एक तरफ आपकी प्रोविंशियल हुकूमतें और आपके अपने पार्टी मेंबर्स जो हैं वो चीप सोलर की वो बात कर रहे हैं, और फेडरल गवर्नमेंट जो है इस किस्म की बातें कर रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रही है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अवैस लगारी, who is a good dear friend and a man of integrity, he's on the wrong track. He should have the courage to tell the government that this is not on. And Miftah Ismail is a friend also, और वो जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। I must say this. और जो बाकी हुकूमत में मौजूद अफराद हैं जो पहले इस पॉलिसी को इनकरेज करते रहे, वो इस तरह के फ्लॉज को हाईलाइट करें तो ये मुनाफिकत नहीं होगी कम अज़ कम। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और अब सेठी साहब से जो सवाल अली बुखारी करना चाहते हैं इंग्लैंड से। आप पंजाब के कल्चर की बात कर रहे थे, पतंगबाजी पर पाबंदी लगी हुई है, अब एक्सीडेंट की बात कर रहे थे,
मोटरसाइकिल वालों की, उस पर भी पाबंदी लगा दें। इन लाइटर नोट मरियम साहबा को मेरा ये पैगाम पहुंचा दें कि मोबाइल फोन पर भी पाबंदी लगा दें, ये सोशल मीडिया वाला झंझट भी खत्म हो जाएगा। नहीं, मरियम बेचारी का क्या इसमें कसूर है? मोबाइल के ऊपर तो ऑलरेडी उन्होंने इंपोर्ट जो लेके आता है बाहर से, उसके ऊपर उन्होंने डज लगा दी है। वो तो पहले ही शोर पड़ा हुआ है, तो आप फिक्र ना करें, ये कर देंगे, वो भी मौका मिलेगा तो वो भी कर देंगे। तो वैसे ही तंग आए हुए हैं ये मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट से ये लोग, तो आप ज़्यादा ना इस किस्म की दुआएं करें, वो कर ही देंगे। आप तंज कर रहे हैं, ऐसी नहीं बात, तो हमें तो डर लगा रहता है कि ऐसे काम ना कर दें। अलबत्ता ये सही है, मैंने भी बड़ा मैं गरजा था कि एक इनोसेंट फिस किस्म के जो फ़न है उसको भी इन्होंने वल्गर डिक्लेयर कर दिया। मेरा ख्याल है उसकी रिपोर्टिंग भी बड़ी गलत हुई है। वो एक फ़न फेयर था जिसमें हमेशा स्कूलों में कॉलेजेस में फ़न फेयर होते हैं और वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, गेम्स खेलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। और अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या कॉलेज है जहाँ बच्चे बच्चियाँ, तो दे ऑल मिक्स इन, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। और ये जो केस था इसमें तो जो मैंने जो सुना है वो यही था कि एक नया प्रिंसिपल आया था, तो उसकी वेलकम के अंदर तो कोई थोड़ी भंगड़ा वंगड़ा पड़ा, तो एक टीचर भी बीच में कूद पड़ा उसने। तो ये कोई क्लासरूम के अंदर तो कुछ नहीं हो रहा था, वन ऑफ सी चीज़ थी। ऐसे तो नहीं था कि सारे पाकिस्तान में पंजाब में एक वल्गैरिटी की लहर दौड़ चुकी थी। और ये जो नोटिफिकेशन हुआ है, मेरा ख्याल है गलत रिपोर्टिंग हुई है, गवर्नमेंट को भी गलत तरीके से बताया गया है और एक नीज एक रिएक्शन जिसे कहते हैं वो हो गया है। मेरा नहीं ख्याल आगे जाके ऐसी कोई चीज़ होगी, कम से कम मेरी तो यही उम्मीद है। तो बाकी आपकी बात ठीक है, जो मेरी भी वही बात थी कि घुटन बड़ी होती जा रही है इस मुल्क में। डॉक्टर खान क्या जानना चाह रहे हैं? पाकिस्तानी तारीख का वो हिस्सा जो बहुत पुराना है, मोहतरमा सैयदा की पैदाइश से पहले का, और सिटी साहब शायद उस जमाने में प्राइमरी स्कूल में रहे होंगे। सन 60 की दहाई में मुल्क 2 लाख नहीं हुआ था, इस्लामाबाद की तामीर जोर शोर पे थी। बंगाली भाई कहते थे कि इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की बू आती है। फिर जो भी हुआ सबको मालूम है। आजकल जोर शोर से पंजाब की तरक्की का चर्चा है, बच्चों को मुफ्त दूध, अवाम को सस्ती बिजली वगैरह वगैरह। सवाल ही पैदा होता है कि बलूचिस्तान और खैबर के बच्चे क्या किसी गैर मुल्की कौम से ताल्लुक रखते हैं? ये सब देखकर एक फीलिंग ऑफ डीजा वू है, यानी तारीख दोहराई जा रही है। नतीजा भी दोहराया जाएगा क्या मरकज की जिम्मेदारी नहीं है कि सब सूबों के हालात एक जैसे हों? जी बिल्कुल, यही कंप्लेंट थी ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बन गया, कि इक्वालिटी नहीं है, सलूक एक जैसा नहीं होता। अब भी वही उसी किस्म के कंप्लेंट्स हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है कि एक जैसा सलूक होना चाहिए। अच्छा, जो आइन के मुताबिक जो फार्मूले बनाए गए हैं वो मेरा ख्याल है बड़े रीज़नेबल फार्मूले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी अगर टोटल 100 रुपया फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है तो उसके अंदर इतना हिस्सा बलूचिस्तान को जाता है, इतना हिस्सा सिंध को जाता है, इतना पंजाब को, इतना केपी को, क्योंकि वो पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर उसको हिस्सा दिया गया। तो वो तो मेरा ख्याल है फेयर फार्मूला है। मसला ये है कि जो हुकूमतें आती हैं इन प्रोविंसेस के अंदर वो उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करती, और वो सारे का सारा जो पैसा है वो गरीबों तक नहीं पहुंचता। इसलिए ये किस्म का बेइंसाफ़ी है। कहीं ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाती है, हुक्मरान जो हैं वो ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, कहीं ज़्यादा चोरी हो जाती है, और ये अनइवन सी चीज़ है। अब इसीलिए झगड़े शुरू हो गए हैं कि जी हमें ये जो पैसे मिलते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड से, ये फार्मूला भी चेंज किया जाए। कोई कहते हैं जी हम अंडर डेवलप्ड हैं तो वो अपने पॉपुलेशन तो अपनी जगह, मगर एक अंडर डेवलपमेंट का भी कोई कोटा होना चाहिए कि हम इक्वल डेवलपमेंट पे आ जाएं, सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये बातें चलती रहती हैं। मेरा ख्याल है आप सही कह रहे हैं, हमें तवज्जो देनी चाहिए। अगर ये इस किस्म की जो गहराइयाँ हैं उसमें हम नहीं जाएंगे और लोगों के जो दिल के अंदर बातें हैं, जो शक शुबात हैं एक प्रोविंस को दूसरी प्रोविंस के बारे में या एक नेशनैलिटी को दूसरी नेशनैलिटी के बारे में, वो दूर होने चाहिए और ये ऐसे नहीं होना चाहिए। मगर अफसोस इस बात का कि जिस तरीके से हमारा इलेक्ट्रल सिस्टम बना हुआ है वो यही है कि डिनेस्टीज़ चलती हैं और ट्राइबल लोग जो हैं वो इलेक्ट हो जाते हैं, अवाम
के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, और जब होते भी है तो इन्फ्लुएंस किया जाता है इलेक्शन को भी, ख़रीदो फरोख्त होती है। तो ये सारा कुछ ही जो है ना, हमारा सिस्टम ही इतना रॉटन हो चुका है कि अब ये तवक्को करना कि इक्वालिटी हो नहीं है, इसलिए ये सारे मसले अब आपको नज़र आ रहे हैं प्रोविंशियल। केपी का तो मैं समझता हूँ मसला ही नहीं था कभी भी। केपी में तो खान साहब की हुकूमत रही है, मेरा ख्याल है तीसरी दफ़ा उनकी हुकूमत जा रही है। केपी तो बहुत बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान का, और कारोबार में भी, और फ़ौज में भी, रियासत के इदारों में भी, और सरमायादारी में भी। तो वहाँ तो कोई ऐसी महरूमियत नहीं है, मगर वहाँ भी ये एक फीलिंग हो गई है कि हमें डोमिनेट किया जा रहा है एंड सो ऑन। सिंध के अंदर वहाँ तो सिंध और कराची का मसला है। वहाँ पीपल्स पार्टी जो वहाँ हमेशा वोट जीतती है, वो सिंधी नेशनलिस्ट वोट ले जाते हैं, मगर उनका मसला और कराची के शहर का मसला है, क्योंकि कराची के शहर के अंदर सिंधी नहीं है, या ओल्ड सिंधी नहीं है, न्यू सिंधी नहीं, जैसे भी आप जो मर्जी कह लें। अब वहाँ वो एक MQM और महाजर इशू बन गया है, जो कि पीपल्स पार्टी के लिए वोट नहीं करता, तो पीपल्स पार्टी वहाँ डेवलपमेंट नहीं करती, कहती है हमें वोट नहीं मिलता, हम क्यों यहाँ पैसे खर्च करें, हम सिंधियों के ऊपर पैसे खर्च करेंगे जो हमें वोट देते हैं। तो इस किस्म के मसले चल रहे हैं, और बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि ये फेडरेशन जो है उसको कमज़ोर कर रही है। और आपका जो खदशा है या फेयर है कि ये इस किस्म के साथ सेपरेटिस्ट तंजीमें जो हैं वो पैदा होती हैं, और फिर उनको बैरूनी मुल्क उनको सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से फिर रियासत आपकी कमज़ोर हो जाती है। अलग ही आहंग का सवाल था। डॉक्टर खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास ख़त्म हो चुका है, वरना एजाज़ फारूक साहब फैसलाबाद से कुछ जानना चाहते थे, मोहम्मद सईद चीन से, नजम रिजवी ओमान से, और हारिस अजहर आपका मुल्तान से सवाल था। आने वाले शोज़ में ज़रूर हिस्सा बनाएंगे, जवाब आप तक पहुँचाएंगे। प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है।